48 घंटों के अंतर्गत बंगाल में चुनाव आयोग ने 25 अधिकारियों को बदल दिया। 25। और कारण बस एक हिंसाहीन और पारदर्शी चुनाव। लेकिन चुनाव आयोग को ऐसा अनप्रेसिडेंटेड कदम उठाने की जरूरत क्या पड़ी? यह समझने के लिए पिछले कुछ दशकों का चुनावी इतिहास समझना बहुत जरूरी है। लेकिन इतिहास की बात करें उसके पहले एक बार देख लेते हैं कि आखिर चुनाव आयोग ने किस किस का तबादला किया, क्या कदम उठाए और क्यों। 15 मार्च को चुनाव की तारीखों के ऐलान के तुरंत बाद पहले 24 घंटों में ही पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची कुर्सियां बदल दी गई। डीजीपी पीयूष पांडे हटाए गए, उनकी जगह सिद्धनाथ गुप्ता लाए गए। कोलकाता पुलिस कमिश्नर सुप्रीतम सरकार की जगह अजय कुमार नंद, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर विनीत गोयल की जगह अजय मुकुंद रानडे। एक्शन यहीं तक सीमित नहीं रहा। चीफ सेक्रेटरी नंदिनी चक्रवर्ती को हटाकर दुष्यंत नारियाला को लाया गया। वहीं होम सेक्रेटरी जगदीश प्रसाद मीणा की जगह संघमित्रा घोष। इसके बाद दूसरी लहर में 17 मार्च को चुनाव आयोग ने 19 और आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया। 2 रीजनल एडीजीज बदले गए, उत्तर और दक्षिण बंगाल दोनों में। हावड़ा, आसनसोल, दुर्गापुर, बैरकपुर इन शहरों के कमिश्नर बदले गए और फिर जिले के एसपी जैसे मुर्शिदाबाद, बीरभूम, कोच बिहार, मालदा, डायमंड हार्बर, हर वो जिला जहां चुनाव संवेदनशील नहीं बल्कि निर्णायक होता है। इसी के साथ 18 मार्च यानी आज चुनाव आयोग ने 13 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स का तबादला कर दिया है, यानी कुल मिलाकर 48 घंटों के अंदर 38 अधिकारियों का तबादला। और सिर्फ ट्रांसफर नहीं, एक और शर्त, जिन्हें हटाया गया है वो पूरे चुनाव प्रक्रिया से बाहर रहेंगे। कोई चुनाव ड्यूटी नहीं, कोई अप्रत्यक्ष भूमिका भी नहीं, यानी पुलिस भी बदली और प्रशासन भी। अगर ये सिर्फ एहतियात होता तो इतने बड़े पैमाने पर इतने कम समय में पूरी टॉप लेयर नहीं बदली जाती। यह मामला कुछ और था और उसकी शुरुआत होती है वोटर लिस्ट से। दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच बंगाल में एक प्रक्रिया चल रही थी, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी वोटर लिस्ट की गहन जांच। करीब 60 लाख वोटर एडजुडिकेशन में डाल दिए गए। कारण डेटा में गड़बड़ी, उम्र के मिसमैच, पारिवारिक लिंक का ना होना। अब ऐसे मामलों में क्या होता है? स्थानीय प्रशासन, एसडीएम, एसडीओ स्तर के अधिकारी सुनवाई करते हैं, सत्यापन करते हैं और लिस्ट को साफ करते हैं। लेकिन यहाँ आरोप यह था कि राज्य प्रशासन ने सहयोग ही नहीं किया, अधिकारियों को उपलब्ध नहीं कराया गया, सुनवाई टलती रही और पूरी प्रक्रिया अटक गई। स्थिति यहाँ तक पहुंची कि 20 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करना पड़ा, यानी अदालत को खुद कहना पड़ा कि अब न्यायिक अधिकारी इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे। वोटर लिस्ट ठीक करने के लिए अदालत को सीधे दखल देना पड़े तो समस्या सिर्फ टेक्निकी नहीं होती, वो भरोसे की समस्या होती है। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसी दौरान एक और चीज हुई जो शायद उससे भी ज्यादा गंभीर थी। पहली बार टारगेट वोटर नहीं बल्कि चुनाव आयोग के अधिकारी खुद बनने लगे। 29 दिसंबर 2025 को मगराहाट साउथ 24 परगना में ईसीआई के स्पेशल ऑब्जर्वर सी मुरुगन सुनवाई के लिए पहुंचे थे। वहां उन्हें घेर लिया गया, उनकी गाड़ी तोड़ी गई, प्रक्रिया रोक दी गई और सबसे महत्वपूर्ण, पुलिस मौजूद थी लेकिन प्रभावी हस्तक्षेप नहीं हुआ। यही पैटर्न फाल्टा, चिंसूरा, मिदनापुर कई जगहों पर दोहराया गया। कई महिलाओं को आगे करके घेराव किया गया, कई स्थानीय नेताओं ने दफ्तरों में बैठकर सुनवाई रुकवा दी। यह अब राजनीतिक हिंसा नहीं रह गई थी, यह संस्थाओं को रोकने की कोशिश थी। और यहीं से चुनाव आयोग के लिए लाइन खींच गई। जब आपके अपने ऑब्जर्वर सुरक्षित नहीं है, जब पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है और जब प्रशासन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सहयोग नहीं करता, तो फिर सवाल सिर्फ चुनाव का नहीं रह जाता। यही वजह है कि जिन पदों पर कार्रवाई हुई वो जरूरी था। डीजीपी बदले गए क्योंकि पुलिस की निष्पक्षता पर सवाल था, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर क्योंकि वही फोर्स की तैनाती तय करता है और चीफ सेक्रेटरी क्योंकि पूरी प्रशासनिक मशीनरी वहीं से चलती है। यह एक साफ संदेश है कि मौजूदा ममता सिस्टम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यह सब अचानक नहीं हुआ है, बस चेहरे बदल गए, राजनीतिक पार्टी बदल गई, हिंसा, डर अब भी वही है। दशकों से बंगाल का राजनीतिक और खासकर चुनावी इतिहास खूनी रहा है, लेकिन इतना पीछे नहीं जाएंगे। 2011 से ही बात कर लेते हैं। 2011 में ममता बनर्जी मां माटी मानुष के नारे के साथ आई थी। वादा था राजनीतिक हिंसा का अंत, कैडर कल्चर का अंत और एक नया बंगाल। लेकिन आज हालात देखकर लगता है कि माँ माटी मनुष्य तो छोड़िए, उसी मनुष्य की माँ भी नहीं बची और बंगाल माटी में मिल गया है।
2011 चुनाव से पहले अलग अलग रिपोर्ट्स के अनुसार 50 से ज्यादा राजनीतिक हत्याएं दर्ज हुई। लेफ्ट के समय जो स्थानीय नेटवर्क थे वही बड़े पैमाने पर टीएमसी के साथ शिफ्ट हो गए। 2018 पंचायत चुनाव की कहानी ऐसी थी कि 34% सीटें यानी लगभग 20,000 सीटें टीएमसी बिना मुकाबले के जीत गई, क्योंकि विपक्ष के उम्मीदवार नामांकन ही दाखिल नहीं कर पाए। और उसी दौरान 25 से 30 लोगों की मौत रिपोर्ट हुई, नामांकन से लेकर पोलिंग तक। 2021 विधानसभा चुनाव में हिंसा का नया फेज आया, पोस्ट पोल वायलेंस। कलकत्ता हाईकोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच में 50 से ज्यादा हत्या के केस और 30+ गंभीर यौन हिंसा के केस दर्ज किए गए। अनुमान के मुताबिक 15,000 से 20,000 लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए, यानी चुनाव के बाद भी सजा जारी रही। वहीं 2023 के पंचायत चुनाव में सिर्फ पोलिंग डे पर 18 मौतें और पूरे चुनावी दौर में 40 से 50 के बीच मौतें। बमबाजी, बूथ कैप्चरिंग, बैलेट बॉक्स लूट। लेकिन यहाँ एक और डेटा पॉइंट है जो अक्सर दब जाता है। जहाँ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस तैनात थी वहाँ हिंसा लगभग ना के बराबर थी, और जहाँ नहीं थी वहीं ज्यादातर घटनाएं हुई। 2024 लोकसभा चुनाव में करीब 1300 से ज्यादा हिंसा की घटनाएं रिपोर्ट हुई। ईवीएम तोड़ने से लेकर वोटर्स को बूथ में भगाने तक पैटर्न वही रहा। और अब 2026 के पहले करीब 60 लाख वोटर एडजुडिकेशन में ऑब्जर्वर्स पर हमले, सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप और अब 48 घंटे में 25 अधिकारियों का ट्रांसफर। तो सवाल कुछ है ही नहीं, साफ एक आईने की तरह साफ है। खुद से पूछिए, क्या ये सब बिना पुलिस और अथॉरिटी के इन्वॉल्वमेंट के मुमकिन है? यहीं पर बात सिर्फ इतिहास या आंकड़ों की नहीं रह जाती, ये सीधे सिस्टम पर आकर टिकती है। क्योंकि किसी भी राज्य में चुनाव से वोटिंग मशीन से नहीं होता, उसके पहले क्या होता है वही असली चुनाव होता है। कौन नामांकन दाखिल कर पाता है, किसे पुलिस सुरक्षा मिलती है, किसकी एफआईआर लिखी जाती है और किसकी नहीं, यही तय करता है कि चुनाव कितना फ्री है। बंगाल में समस्या यहीं से शुरू होती है। आरोप यही रहे हैं कि प्रशासन जो निष्पक्ष होना चाहिए वो रूलिंग पार्टी का एक्सटेंशन बन चुका है। थाने स्थानीय राजनीति के हिसाब से काम करते हैं। फोर्स की तैनाती संवेदनशीलता नहीं समीकरण देखकर होती है, और जब यही सिस्टम चुनाव के दौरान एक्टिव रहता है तो फिर हिंसा कोई एक्सीडेंट नहीं रहती, वो एक टूल बन जाती है। इसलिए इस बार चुनाव आयोग ने सिर्फ नीचे नहीं सीधे ऊपर से शुरुआत की। डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, चीफ सेक्रेटरी के साथ और जिलों के एसपीज बदले, क्योंकि जमीन पर वही राज्य होते हैं। यानी पहली बार चुनाव आयोग ने यह मान लिया कि अगर ऊपर की चेन न्यूट्रल नहीं होगी तो नीचे कुछ भी बदलने से फर्क नहीं पड़ेगा। और यही इस पूरे कदम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह सिर्फ ट्रांसफर नहीं है, यह कोशिश है कि चुनाव शुरू होने से पहले ही उस सिस्टम को रीसेट किया जाए जो पिछले कई सालों से सवालों के घेरे में रहा है। लेकिन आखिरी सवाल अभी भी वही है, अगर एक राज्य में चुनाव आयोग को अपने ही अधिकारियों की सुरक्षा के लिए सेंट्रल फोर्सेस की जरूरत पड़े, तो क्या हम सिर्फ चुनाव की बात कर रहे हैं या फिर हम एक ऐसे सिस्टम को देख रहे हैं जहां संस्थाओं को काम करने के लिए भी सुरक्षा चाहिए? दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।